नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन इस एक क्लास से हो जाएगा, क्योंकि जीएस के इसमें सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी वही प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है। और इन प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो सभी बिंदुओं को आपको बताया जाएगा और साथ में इसी क्लास में उस सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 28 नंबर का क्लास है। 1 से लेकर के 28 तक का जो क्लास है जीएस बाय आकाश चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 29 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। ये 28 नंबर का क्लास था, ये इसे आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग 29 नंबर के क्लास को करेंगे। तो हमारा ये रहा 29 नंबर का क्लास और ये 29 नंबर का क्लास है। और ये पहला प्रश्न है ये पॉलिटी से। यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होगा। देखिए, हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो बात कर रहा है वेतन और भत्ते की, और एक होता है पेंशन। वेतन, भत्ते और पेंशन, ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस तरह के। तो देखिए, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आप सभी जानते हैं कहाँ पे होता है, राज्यों में होता है। उच्च न्यायालय कहाँ पे होता है, राज्यों में। सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है। अगर नहीं भी होगा तो भी उसका जो कार्यभार है वो दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में देखा जाएगा। वेतन और भत्ते की बात करें तो वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य, यहां पे आप लोग नोट करेंगे, इसे राज्य के संचित निधि से देते हैं। राज्य के संचित निधि से इसके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं, अगर आपसे पूछे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं, तो पेंशन की अगर बात करें तो ये आप लोग बताएंगे कि संघ के यानी कि केंद्र के संचित निधि से देते हैं। केंद्र के संचित निधि से, या फिर भारत के संचित निधि से आप लोग कह सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि संघ के संचित निधि से दिए जाते हैं। पेंशन की बात करें तो केंद्र के संचित निधि से, जबकि वेतन और भत्ते की बात करें तो वो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का ये गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है, हाईकोर्ट के गठन के बारे में, हाईकोर्ट का गठन 214 में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 214 में दिया गया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कुछ वहीं पे एडिशनल पॉइंट की बात करें, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में है, सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है, तो सर्वाधिक न्यायाधीश की बात करें किस हाई कोर्ट में है तो वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है। किस हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि कहाँ का है, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट तो भी इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछे ले यहीं पे, अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, तो भी इलाहाबाद का हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है तो कोलकाता हाईकोर्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस हाईकोर्ट का है तो झारखंड के हाईकोर्ट का है, जो कि रांची का हाईकोर्ट है। ये मतलब झारखंड हाईकोर्ट का है जो कि रांची में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें हाईकोर्टों से आप लोग याद रखेंगे। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो वो हमेशा दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते बात करें तो वो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, जबकि पेंशन की बात करेगा तो केंद्र के संचित निधि से या फिर भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद नंबर 224 में है, सर्वाधिक न्यायाधीश या सबसे बड़ा हाईकोर्ट वो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है। मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे बोलते हैं, और इसे ही हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसे ही हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसे हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये पीयूष ग्रंथि, अगर आपसे पूछे कि ये आखिर शरीर में स्थित कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया है, मनुष्य की, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, आप लोग बताएंगे कि कौन सी होती है? यकृत होती है, यकृत। और जिसका वजन की बात करें, अगर वजन की बात कर लें, यकृत का वजन कितना होता है, तो वो 1500 ग्राम होता है। कितना? 1500 ग्राम होता है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि ये पीयूष ग्रंथि की वजन की बात कर लें, अगर इसका वजन आपसे पूछा हो एग्जाम में कितना है, तो इसका 0.6 ग्राम होता है। कितना? इतनी छोटी होती है कि 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। और यकृत की बात करें, यहाँ से एक जूस का स्राव होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पित्त रस का स्राव होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पित्त का स्राव कहाँ से होगा, तो वो यकृत से होगा। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य की जो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, और मास्टर ग्रंथि इसे बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इसे कहा जाता है। वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। और स्थित कहाँ पे होता है? अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। और पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका वजन कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। अब ये वाला जो प्रश्न था वो बायो से था, तो इसमें जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है ये वर्ल्ड जियोग्राफी से। वर्ल्ड जियोग्राफी से है प्रश्न, कह रहा है कि 49 डिग्री समांतर रेखा विभाजित करती है। तो 49 डिग्री जो आपकी समांतर रेखा है, ये आपके कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा एंड अमेरिका के बीच में ये स्थित है। 49 डिग्री समांतर रेखा जो है कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक, अब इसकी खास बात ये है कि ये जो है ये शांति की सीमा रेखा इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शांति की सीमा रेखा? क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इसे शांति की सीमा रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति की सीमा रेखा। क्यों इसे शांति की सीमा रेखा कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा बॉर्डर है जहां पे एक भी पुलिस फोर्स नहीं लगाए गए हैं। क्यों नहीं लगाए गए हैं? क्योंकि ये दोनों देशों के आपसी समझौते से बना हुआ है। वो ये जो है ये कनाडा और अमेरिका दोनों देशों के आपसी समझौते से बना हुआ है कि भैया इतना आपका रहेगा, इतना मेरा रहेगा, इसमें कोई झगड़ा बवाल नहीं। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा के जैसे नहीं है कि चाहे जब गोलाबारी चालू हो जाए, इस तरह का नहीं है। यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं लगाए गए हैं। ये आपसी समझौते से बना हुआ है। कोई भी करार अगर आपसी समझौते से होता है कि इतना आपका इतना मेरा, तो वहां पे शांति होता है। अगर वैसे जबरदस्ती वाला कोई बात रहे तो वहां पे रोज झगड़ा बवाल होगा। अगर आपसे पूछे कि 38 डिग्री समांतर रेखा कहाँ पे स्थित है, 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। ये उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि मैगीनाट रेखा किसके बीच में है, अगर आपसे पूछे कि मैगीनाट रेखा किसके बीच में है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। ठीक, ये रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैगीनाट रेखा। अगर आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे स्थित है, ये सभी जो रेखाएं हैं ये सभी पूछे जाते हैं। हिंडनबर्ग रेखाएं, जो कुछ रेखाओं का निर्धारण किया गया है, विश्व की कुछ रेखाओं का निर्धारण किया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किन किन देशों के बीच में स्थित है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए रिवीजन करते हैं इसका। अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री समांतर रेखा विभाजित करती है, तो 49 डिग्री जो समांतर रेखा वो कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शांति की सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति की सीमा रेखा कहते हैं। जबकि वहीं 38 डिग्री समांतर की बात करें तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है।
ठीक, तो ये सभी रेखाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का सबसे पहले, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए सबसे पहले निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। किससे? पॉलिटी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हमारे संविधान समिति में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति की बात करें, अगर पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वही थे आपके भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? सदस्य, तो आप लोग बताएंगे कि इस प्रारूप समिति में सदस्य थे 7। अगर आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा था। तो संविधान की आत्मा इन्होंने कह के संबोधित किया था अनुच्छेद 32 को। किसे? जिसे अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो भी आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बातें एग्जामों में पूछी गई हैं। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बंगाल से हुआ था। तो सबसे पहली बार निर्वाचन। अब प्रारूप समिति की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा। 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछा जाता है कांग्रेस स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आइए सब चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अब जेबी कृपलानी कौन थे? ये सुचेता कृपलानी के पति थे। कौन थे? सुचेता कृपलानी के पति थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की जो जेबी कृपलानी जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे वो 1946 में मेरठ के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ के? मेरठ में अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पे? मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये 8 अगस्त 9 अगस्त दोनों डेट मिलता है। तो 8 अगस्त 1942 की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे थे, क्योंकि ये 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 8 अगस्त 1942 को चला था और इस समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? और ये दोनों प्रश्न जो था ये पॉलिटी से है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये आ गया हिस्ट्री से प्रश्न। तो देखिए, अमीर खुसरो तो लगभग 7 लोगों के दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो लगभग 7 लोगों के दरबार में रहे हैं। जो फेमस ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो ऑप्शन डिपेंडेबल होता है और ऑप्शन में सही होता क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही होता है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी महान शासक थे, क्योंकि ये बहुत फेमस है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी देखेंगे और अमीर खुसरो के बारे में भी देखेंगे। अगर अमीर खुसरो के बारे में पहले देख लें तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो को। अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म इनका पटियाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? अमीर खुसरो के बारे में पूछे तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था। और पटियाली कहाँ पे पड़ता है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में इनका जन्म हुआ था, पटियाले में। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बाजार नियंत्रण के कारण प्रसिद्ध है। बाजार नियंत्रण इसके प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ये अस्थाई सेना रखता था। कैसा सेना रखता था? अस्थाई सेना का ये व्यवस्था किया हुआ था। और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका एक सेनापति भी था। इनका एक सेनापति था जो बहुत ही फेमस एग्जामों में पूछा जाता है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। इसे क्या कहा जाता है? इसे तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो जन्म पटियाली में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि बाजार और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या आप लोग को ध्यान रखना है, इसे बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है, अस्थाई सेना के लिए जाना जाता है, और इनका एक सेनापति थे जिनका नाम क्या था? मलिक काफूर था। ठीक। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है बहुत फेमस है और ये महानदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? महानदी पे बनाया गया है। और महानदी कहाँ की नदी, कहाँ पे हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया गया? अगर ये पूछे तो उड़ीसा में बनाया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में बनाया गया है। और महानदी की बात करें, अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है महानदी का, तो महानदी का जो उद्गम है ये हुआ है सिंहवा पहाड़ी से। सिंहवा पहाड़ी, और सिंहवा पहाड़ी कहाँ पे है? रायपुर में है। कहाँ पे? रायपुर, सिंहवा पहाड़ी से हुआ है रायपुर में। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या बातें यहाँ पे देख लेते हैं महानदी के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे पहले फिर से महानदी के बारे में। महानदी हो गया ना। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है महानदी की, तो गूगल पे देखेंगे लंबाई, गूगल वाला लिख लीजिए तो यहाँ पे 900 किलोमीटर दिखाएगा। अगर आपको वहाँ पे, वैसे आपको 858 के आसपास में, 858 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई मिलेगा महानदी का किताबों में। ठीक। अगर आपसे पूछे कि महानदी अपना मुहाना किस जगह पे बनाती है, महानदी अपना मुहाना यानी कि जल कहाँ पे गिराती है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये सभी बातें आप लोग, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी एडिशनल पॉइंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? वो महानदी पे स्थित है। किस नदी पे? ये सबसे लंबा बांध है, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास में है। और महानदी के बारे में बात कर ले, उद्गम कहाँ पे होता है? सिंहवा पहाड़ी से होता है। सिंहवा पहाड़ी रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक। अगर आपसे पूछे कि महानदी के बारे में लंबाई, तो गूगल पे 900 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई किताबों में 858 किलोमीटर मिलती है, तो 850 900 के बीच में आपको लोग लंबाई इसको लगाएंगे। वैसे नदियों की लंबाई बहुत कम एग्जामों में पूछी जाती है। मुहाना बात करें, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। जब जो भी फेमस नदी होगा, बहुत ज़्यादा फेमस नदी होगा, तभी उसकी लंबाई पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछे कि म्यूराची परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो म्यूराची परियोजना जो है ये म्यूराची नदी पे बना हुआ है। क्यों? किस नदी पे? म्यूराची परियोजना जो पूछे, म्यूराची नदी पे बनाया गया है। अब ये दोनों प्रश्न जो है इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। किसका? इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। ठीक। तो आप लोग देखिए, इसे ठीक से पढ़िए। देखिए, म्यूराची परियोजना किस नदी पे है, तो म्यूराची नदी पे है। और म्यूराची नदी कहाँ की है, तो ये पश्चिम बंगाल की है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की नदी है। ठीक। अब कुछ परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि काकड़ा पार परियोजना किस नदी पे है, काकड़ा पार परियोजना किस नदी पे है, और फिर उकाई परियोजना अगर आपसे पूछ ले, उकाई परियोजना, ये दोनों परियोजना किस नदी पे स्थित है,
तो ये दोनों जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ये दोनों परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पे स्थित है। अपने भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है। अगर आपसे पूछ ले कि पे नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पे स्थित है? तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। कृष्णा नदी पे स्थित है। और ये परियोजना किस राज्य में अगर आपसे पूछे तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे म्यूराची परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो ये म्यूराची नदी पे बना हुआ है। और म्यूराची कहाँ की नदी है? तो ये पश्चिम बंगाल की नदी है। ठीक, पश्चिम बंगाल में ये परियोजना है। अगर आपसे पूछे कि काकड़ा पार परियोजना, उकाई परियोजना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों परियोजना है ताप्ती नदी पे बनी हुई है। ताप्ती नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। अगर अगला प्रश्न है ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है और ये आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। देखिए पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी की बात करें तो बीच में अपनी है पृथ्वी, एक तरफ है मंगल ग्रह, बीच में पृथ्वी, और एक तरफ है शुक्र ग्रह और बीच में कौन सी ग्रह? पृथ्वी और एक तरफ है आपका मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के दोनों तरफ, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है। तो ये दोनों इसका जवाब हो जाएगा। अब ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे। शुक्र ग्रह, तो इसे क्या बोला जाता है? शुक्र ग्रह को इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन बोला जाता है, पृथ्वी की भगनी बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। इस तरह से बोला जाता है इन्हें, इस ग्रह को। सांझ का तारा, भोर का तारा, इस तरह से इसको बोला जाता है। अब सौरमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सौरमंडल के बारे में अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछ रहे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है जो कि हिमालय से भी 3 गुना बड़ा है? तो देखिए इन दोनों का जवाब अगर आपसे पूछे कि हिमालय का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपस मोन। ज्वालामुखी की बात करें तो उसका क्या नाम है? ओलंपस मोन्स। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये स्थित किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका निक्स ओलंपिया पर्वत। कौन सा है? निक्स ओलंपिया। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया पर्वत, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी किस ग्रह पे स्थित है? मंगल ग्रह पे स्थित है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित है, तो एक ओर है शुक्र ग्रह, बीच में है आपकी पृथ्वी और एक तरफ है मंगल ग्रह। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि मंगल ग्रह पे स्थित है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा स्थित है? कौन सा? निक्स ओलंपिया है, जो कि किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे स्थित है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोलते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, इन सभी नामों से जाना जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है और ये एग्जामों में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बने थे और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये। और कौन सा अधिवेशन था? ये बेलगांव अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन था। और बेलगांव अधिवेशन की बात कर ले, ये कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता ये कर रहे थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे और भी प्रश्न देख लेते हैं जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष के और कांग्रेस के जो
अधिवेशन हुए थे वहाँ से। और ये जो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, ये 40 नंबर का अधिवेशन था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1916 के इसमें अध्यक्ष थे कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। और 1919 में कौन इसके अध्यक्ष थे, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था, ये भी आप लोग बता देंगे। 1919 में इसके अध्यक्ष थे आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन है जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बने थे। और बेलगांव अधिवेशन था 1924 वाला, बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। ये 40 नंबर का अधिवेशन था। 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, छोटी सी बात है, याद रखेंगे आप लोग। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसे क्या बोला जाता था, इसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछा गया। इसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता था, इसे बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि बंग भंग आंदोलन, अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के समय कार्यकाल किसका था, किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इस समय करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में, करजन के समय में हुआ था। ठीक। अब इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चला। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब चला था, तो ये भी डेट आप लोग याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी चीज़ें अपनाने के लिए और जो विदेशी चीज़ें हैं उसके बहिष्कार के लिए। और ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था, इसका शीर्षक गीत क्या था, एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। कौन सा, वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है ना, तो यही इसका शीर्षक गीत बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसको रद्द किसने किया था, बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले कौन थे, तो वो आपके हार्डिंग सेकंड थे। इसको रद्द करने वाले कौन, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इसको रद्द किए थे बंगाल विभाजन को। तो ये सारी प्रश्न जो हमने बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और इसे क्या कहा जाता है, इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। इस समय किसका कार्यकाल था, करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसे रद्द किया था किसने, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसे रद्द किया था। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जो कि चला था 7 अगस्त 1905 को। और शीर्षक गीत इसके क्या थे, स्वदेशी आंदोलन के वंदे मातरम इसके शीर्षक गीत है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये जो प्रश्न थे पहले ये मॉडर्न हिस्ट्री से था। बंगाल विभाजन मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था। और संयुक्त अधिवेशन ये पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक। संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो राइट है वो राष्ट्रपति के पास है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, ये किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन लिया कहाँ से गया है, अगर आपसे पूछे कि किस देश से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किस देश से, ऑस्ट्रेलिया के देश से हम लोग संयुक्त अधिवेशन लिए हैं अपने संविधान में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब संयुक्त अधिवेशन में अगर आपसे पूछ ले कि अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन में सबसे ज़्यादा पावर यानी कि अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करता है, यानी कि लीडर वही होता है। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन आखिर क्यों बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन अगर आपसे पूछे कि कहते किसे हैं संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ के काम करें,
सभा, ये लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की वजह से बुलाया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ में काम करें तो उसे संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ में काम करें। अब तक संयुक्त अधिवेशन की बात करें, कुल 3 बार लग चुका है। 3 बार संयुक्त अधिवेशन अब तक भारत में लग चुका है। 3 बार। कब कब लगा था? तो सबसे पहले 1961 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था, अब फिर दूसरी बार 1978 में हुआ और तीसरी बार जब हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में। एक बार विवाह का मामला था, एक बार बैंकिंग का मामला था, एक बार आतंकवाद का मामला था। तो तीनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी बुलाते हैं अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर करके। अगर आपसे पूछे संयुक्त अधिवेशन लिया कहाँ से गया? ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से लिया गया है। अध्यक्षता कौन करते हैं इसमें? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के करते हैं और 3 बार ये लगा है अब तक, और 1961 में, 1978 में और 2002 में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनना हो तो उम्र जो है ग्राम पंचायत यहाँ पे लिखेंगे 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है या फिर विधानसभा सदस्य बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है या फिर विधानसभा सदस्य बनना है, या फिर आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है या फिर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या फिर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या फिर आपको राज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको मतदान करना है, मतदान के लिए अगर आपसे पूछे कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए मतदान करने के लिए। जबकि लोकसभा सदस्य बनना हो या फिर विधानसभा का सदस्य बनना हो या फिर प्रधानमंत्री बनना हो तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनना हो या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो, राज्यपाल बनना हो तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्टेडियम जो है आपका पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पटियाला में स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ स्टेडियम के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है ये राउरकेला में स्थित है। कहाँ पे? राउरकेला में स्थित है। और राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और ये जो हॉकी का स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये हॉकी के लिए फेमस स्टेडियम है। किसके लिए? हॉकी के लिए। अगला है, अगर आपसे पूछे कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये स्थित है कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। फेमस है, ऐसी बात नहीं है। और अगर एक स्टेडियम जो एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो चिन्ना स्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटियाला में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है
अगर आपसे पूछे कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, हॉकी के लिए फेमस स्टेडियम है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, और ये चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, तो जसपाल राणा जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। जसपाल राणा का जो खेल है वो क्या है? निशानेबाजी। अब निशानेबाजी से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि निशानेबाजी का जो परिसर होता है जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रेंज बोलते हैं। और निशानेबाजी से संबंधित एक शब्द है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि बुल्स आई किस खेल के लिए संबंधित है? बुल्स आई यानी कि आंख है, ये किस खेल के लिए संबंधित है? तो वो जो है निशानेबाजी से संबंधित है। बुल्स आई यहाँ पे लिखा हुआ है, निशानेबाजी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ध्यानचंद और सरदार मेजर जो आपके ध्यानचंद हैं एंड सरदार सिंह के बारे में, सरदार सिंह ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? दोनों लोग हॉकी से संबंधित है। अगर हरमनप्रीत कौर की बात करें, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। अगर पीवी सिंधु पूछ ले, पीवी सिंधु पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो ये किस बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा पूछ ले किससे संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से नहीं, वो टेनिस से। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। निशानेबाजी के परिसर को रेंज बोलते हैं, और निशानेबाजी से संबंधित एक शब्द है बुल्स आई, ये शब्द निशानेबाजी से संबंधित है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे ध्यानचंद जो सरदार मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और ये हॉकी से संबंधित है। और हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या सुधार करने हैं। ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद स्थित है उसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शाहजहां ने इसे बनवाया था। और शाहजहां ने और भी कुछ चीज़ें बनवाया था, लेकिन शाहजहां के बारे में अगर आपसे पूछे कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि दीवाने खास किसने बनवाया था, दीवाने खास किसने बनवाया था, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था, तो वो भी आपके शाहजहां ने ही बनवाया था। आगे बात कर लेते हैं शाहजहां के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि शाहजहां का मूल नाम क्या था, यानी कि इनके बचपन का नाम पूछा जाता है कि क्या था, तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। क्या था? इनका मूल नाम खुर्रम था। अगर आपसे पूछे कि शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन था, शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन था जिसे शाहजहां बहुत मानता था, तो उसका नाम था दारा शिकोह। क्या था? दारा शिकोह। ये शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था, और इसके बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने। दीवाने खास जो मेहमानों के लिए होता है वो शाहजहां ने बनवाया था। और बुद्धिमान सबसे पुत्र शाहजहां का दारा शिकोह था। अगर आपसे पूछे कि शाहजहां का मूल नाम क्या था, तो खुर्रम इनका मूल नाम था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है, तो राजा भोज जो थे ये परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? इनका संबंध था परमार वंश से, परमार वंश से संबंधित था। राजा भोज के बारे में बात करें, इनको कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज।
कविराज कह के इन्हें संबोधित किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है, जो कि इसके एक सिक्के पे वीणा बजाते हुए इसका चित्र मिला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप अगर आपसे पूछे कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है ये भी राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है, तो ये परमार वंश से संबंधित है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे, चित्तौड़ में स्थित है। अगर कविराज किसको कहा जाता है, राजा भोज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुआ था, तो महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। और किसने किया था, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, नाथूराम गोडसे ने। किसने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे, पोरबंदर नामक जगह पे, पोरबंदर ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में इनका जो है जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की अगर आपसे पूछे कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। राजनीतिक गुरु पूछ ले महात्मा गांधी के, तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानाडे, जिन्हें भारत का सुकरात भी, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारा। और अगर आपसे पूछे कि इनको जन्म कब हुआ था, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे राजनीतिक गुरु इनके, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, तो ये 1857 में भड़की थी, जो कि डेट 10 तारीख था। और 10 तारीख कौन सा, 10 मई को, 10 मई 1857 को ये आग भड़की थी। प्रथम सिपाही विद्रोह था, ये अपना प्रथम सिपाही सैनिक विद्रोह था। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, जब ये 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन था, कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम अस्टर्म थे यहाँ के प्रधानमंत्री। कौन, पाम अस्टर्म यहाँ के पीएम थे। अगर आपसे पूछे किस पार्टी से थे, तो पार्टी भी आप लोग याद रखेंगे, लिबरल पार्टी से थे। किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो 1857 की जो क्रांति थी, इसका प्रतीक पूछा जाता है, क्या था इसका प्रतीक, तो इसका प्रतीक आप लोग ध्यान रखेंगे, कमल एंड रोटी था। क्या था, कमल और रोटी था। तो ये पूरी बातें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। कब, 10 मई 1857 को। इस दिन गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, गवर्नर जनरल कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पाम अस्टर्म थी। कौन, पाम अस्टर्म लिबरल पार्टी से थे। और प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। इनका प्रतीक था कमल और रोटी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था, कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आते हैं किसमें, ये इकोनॉमी में आते हैं, ज़्यादा इकोनॉमी या जियोग्राफी में आते हैं। तो देखिए सर्वाधिक जो घनी आबादी वाला जो राज्य है ना, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से था, मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो राज्य है वो है आपका बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग हैं, बिहार है। और कितनी इसकी आबादी है, 1106। 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अगर आपसे पूछ ली कि वहीं पे न्यूनतम साक्षरता किस
न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? साक्षरता मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में, तो भी इसका जवाब हो जाएगा बिहार। कहाँ पे? बिहार में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अगर घनी आबादी की बात करें, अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम घनी आबादी किस राज्य की है, मतलब सबसे कम 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो न्यूनतम घनी आबादी इसे बोलेंगे। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम घनी आबादी है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कितनी है? 17। न्यूनतम घनी आबादी 17 है। अगर वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, अब यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, मतलब पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य में, तो सर्वाधिक जनसंख्या उसे बोलेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या जो कि ख्याति प्राप्त है अपने उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है, कम जनसंख्या की बात करें सबसे कम किस राज्य में रहती है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे सिक्किम में रहती है। ठीक, सिक्किम में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है 1106। अगर आपसे पूछे न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में, बिहार में। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम घनी आबादी किस राज्य की है, तो अरुणाचल प्रदेश के 17 है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में, और कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सॉन्ग लोक नृत्य किस राज्य का है। तो सॉन्ग लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरियाणा में है सॉन्ग लोक नृत्य। कहाँ पे? हरियाणा का है। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे? डेयरी अनुसंधान एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो वो भी करनाल हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल कहाँ पे? हरियाणा में ही है। ठीक, और क्या लोक नृत्य के बारे में चलिए देख लेते हैं कुछ लोक नृत्यों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे, यहाँ पे लिखिए, अगर आपसे पूछे कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे लाई हरोबा कहाँ का है, लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। कहाँ क्या है? मणिपुर का लाई हरोबा लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा पूछ ले, गिद्धा एंड भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो पंजाब का लोक नृत्य। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। घुमुरा की बात पूछ ले, घुमुरा पूछ ले कहाँ का लोक नृत्य है, घुमुरा, तो वो आपके कहाँ पे? उड़ीसा का है। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि सॉन्ग लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये है हरियाणा का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अपना कहाँ पे है? करनाल में है। करनाल कहाँ पे? हरियाणा में। अगर आपसे पूछे कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य है। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है। उसके अलावा गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। घुमुरा पूछ ले तो उड़ीसा का लोक नृत्य। कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ रहे हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है कितनी? 25। ठीक, 25। और सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम वाला कौन सा उच्च न्यायालय नवीनतम, तो वो है अमरावती हाईकोर्ट। कौन सा? अमरावती हाईकोर्ट सबसे नवीनतम है। और ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि अमरावती हाईकोर्ट बना कब था, बना कब, तो ये बना था 1 जनवरी जान लिखा गया 1 जनवरी 2019 को बना था। कब? 1 जनवरी 2019 में इसे बनाया गया। ये सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। अब कुछ हाई कोर्ट जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं रहते हैं जिन राज्यों में, उनका कार्यभार किसी दूसरे हाई कोर्ट में देखा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका जो कार्य है इसका कहाँ पे देखा जाता है? इसका कार्य जो है कोलकाता हाई कोर्ट में देखा जाता है। कहाँ पे? कोलकाता हाई कोर्ट में देखा जाता है। और दूसरा चीज़ एक है आपका लक्षद्वीप, ये भी यूनियन टेरेटरी है।
द्वीप, इसके पास भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। इसका कार्य कहाँ पे देखा जाता है, तो वो देखा जाता है केरल हाई कोर्ट में। कहाँ पे, केरल हाई कोर्ट में या इसका कार्य देखा जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब सबसे नया वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट सबसे नया वाला है आंध्र प्रदेश का। और जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो है आपका कोलकाता हाई कोर्ट, हमने बताया पहले प्रश्न में। अब बना कब था, 1 जनवरी 2019 को बना था। कब बना, 1 जनवरी 2019 को। अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है इसका कार्य कहाँ पे देखा जाता है, वो कोलकाता हाई कोर्ट में देखा जाता है। और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये इसका कार्यबल कहाँ पे देखा जाता है, वो केरल हाई कोर्ट में देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक की, यहाँ पे जी नहीं रहेगा, की धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो धन विधेयक की जांच बात करें तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक की बात पूछ रहा है ना, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की जांच करता है। किस अनुच्छेद में अगर आपसे पूछ ले कि धन विधेयक है तो वो भी आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में धन विधेयक है तो अनुच्छेद नंबर 110 में है धन विधेयक। और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन इसमें अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि बुलाता कौन है, तो बुलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन अगर आपसे पूछे कि लिया कहाँ से गया है, ये आप लोग बताएंगे क्योंकि हमने बता चुका है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, इसमें निर्णय किस आधार पे होता है, निर्णय किस आधार पे दिया जाता है, तो ये इसमें बहुमत के आधार पे निर्णय दिया जाता है। बहुमत के आधार पर इसका निर्णय दिया जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो धन विधेयक की जांच करने वाले कौन है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, धन विधेयक की जांच करते हैं। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 110 में है। बुलाता कौन है, तो इसको राष्ट्रपति जी बुलाते हैं अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, इसमें अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और निर्णय इसमें किसके आधार पर लिया जाता है, तो इसमें बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, देखिए यहाँ पे ये आपके मेडुअल हिस्ट्री से प्रश्न है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो देखिए मुगल वंश के पहले सम्राट के बारे में देखेंगे, अंतिम सम्राट के बारे में देखेंगे, स्थापना किसने किया ये बारे में देखेंगे, और पूरे मुगल दरबार के बारे में देखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड था। कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड था। अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश के बारे में, यहाँ पे अंतिम पूछ रहा है, अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो था बाबर। कौन था, बाबर। अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश के बारे में स्थापना किसने किया था, मुगल वंश के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था मुगल वंश की, तो स्थापना इसके बाबर किए थे। कौन किए थे, बाबर किए थे। इसकी स्थापना कौन किए थे, बाबर किए थे। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुगल वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी दरबारी भाषा क्या थी, दरबारी भाषा मुगल वंश की क्या थी, तो फारसी थी। या इसकी दरबारी भाषा कहाँ की, फारसी इसकी दरबारी भाषा थी। अगर मुगल वंश में आप लोग अगर को ध्यान होगा, अगर आपसे पूछे कि किस शासक को मुगल काल में घृणित कायर कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। किसको, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे अंतिम मुगल सम्राट। कौन थे,
बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और प्रथम मुगल सम्राट अगर आपसे पूछे कौन थे, बाबर थे, कृष्णदेवराय के समकालीन थे ये। अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो बाबर ने किया था। अगर इसकी दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। और घृणित कायर किसे कहा जाता है, फर्रुखसियर को कहा जाता है। घृणित कायर किसे, फर्रुखसियर को। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, चीन करता है सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में, तो वो आपके आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान के बारे में बात करें तो वो स्थित है आपके राजमुंदरी में। राजमुंदरी, और राजमुंदरी कहाँ पे पड़ता है, वो आपके आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक। और यहाँ पे निकोटीन अगर आपसे पूछे किससे प्राप्त होता है, निकोटीन प्राप्त किससे होता है, तो वो तंबाकू में पाए जाते हैं। तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, निकोटीन किससे प्राप्त होता है, तो तंबाकू में पाए जाते हैं निकोटीन। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे तंबाकू के धुएं में क्या होता है, तंबाकू के धुएं में क्या होता है, तो तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है, जो कि ब्लड में बहुत ही तेजी से घुलता है। इस वजह से तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड में मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से घुलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में तंबाकू का उत्पादन चीन करता है। अगर भारत में पूछ ले सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, आंध्र प्रदेश करता है। निकोटीन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तंबाकू से मिलते हैं। तंबाकू के धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रक्त में बहुत तेज़ी से घुलता है, इस वजह से इसे नहीं खाना पीना चाहिए। और राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में, राजमुंदरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और कुछ रचनाओं के बारे में देख लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि दास कैपिटल किसकी रचना है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो वो कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। उसके बाद कुछ रचना और देख लेते हैं कालिदास की रचना के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है। अगर आपसे पूछे कि रघुवंशम किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है, तो ये जो सभी रचना है वो सभी रचना किसकी है, कालिदास की। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। तो वो पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि गोदान किसकी रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। मेघदूत किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू बीमारी, स्वाइन फ्लू पूछे तो इसमें वायरस के बारे में पूछता है, तो ये है H1N1H1 क्या होता है, N1H1 इसके वायरस का नाम है। अगर वही H1N1 इसके वायरस का क्या नाम है, H1N1 इसके वायरस का नाम है स्वाइन फ्लू के। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है, बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है, तो इसका जो वायरस होता है H5N1 होता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी के दिन मनाते हैं, 25 जनवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मतदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, मतदान का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, तो मतदान करने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर देता है वो अनुच्छेद नंबर कौन सा देता है, 224 कि 324, तो वो देता है आपका 326। कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद
326 में है मतदान देने का अधिकार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मतदान सूची कौन तैयार करता है, मतदान सूची तैयार कौन करता है, तो वो तैयार करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है, निर्वाचन आयोग मतदान सूची तैयार करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मतदान करने वाले की उंगली में कौन सा निशान लगाते हैं, उंगली में निशान किस चीज़ का लगाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाते हैं। किससे, सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत के जो पहले मतदाता कौन थे, भारत के पहले मतदाता कौन थे, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्याम शरण नेगी थे। श्याम शरण नेगी थे भारत के पहले मतदाता। ठीक, तो इतनी पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और मतदान का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 326 में है। और मतदान सूची तैयार कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग करता है। उंगली पे निशान किस चीज़ के लगते हैं, तो मतदान करने वाले के उंगली पे निशान सिल्वर नाइट्रेट का लगाया जाता है, जो कि छूटता नहीं है, आप लोग देखते होंगे। अगर आपसे पूछे कि पहले मतदाता कौन है, तो श्याम शरण नेगी हैं पहले मतदाता। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको संविधान में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ चीज़ें, अगर आपसे पूछे कि ये लिया कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से, मौलिक कर्तव्य है ना, सोवियत संघ से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के क में है। किस भाग में, 4 के क। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। अगर आपसे पूछे कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे हमारे संविधान में, पहले 0 थे, और जब जुड़ा तब कितना जुड़ा, तब 10 जुड़ा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, तो 11 हो गए हैं। 11वां जो शिक्षा का से संबंधित था वो है। ठीक, अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए, सोवियत संघ से लिए गए हैं। और किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो 4 के क में है भाग। अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में, 51 के क में है। और पहले संविधान में एक भी, पहले संविधान जब हमारा बना था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब जोड़ा गया तब 10 मौलिक कर्तव्यों को एक साथ जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान समय में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो है आपका शिक्षा, और वो 10 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे क्या बोला जाता है, नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए ये चलाया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अगर आपसे पूछे कि कब से कब तक चला था, तो ये चला था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये जो यात्रा थी, इसमें यात्रा की गई थी, जो कि शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये दांडी तक चली थी। कहाँ तक, दांडी तक चली थी ये यात्रा। और इसमें टोटल कितने लोग थे, तो ये पूछा जाता है, तो 79 लोग थे। अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर था, तो 241 मील बताएंगे आप लोग। अगर किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर बता देंगे, 385 किलोमीटर बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि कितने दिन का समय लगा था, इस यात्रा के दौरान 24 दिन का समय लगा था, तो ये आप लोग बता देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़ो कानून इसे कहते हैं। नमक तोड़ो, नमक जो टैक्स लगा, नमक पे जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए गांधी जी ने चलाया था। अगर आपसे पूछे कि यात्रा कब से कब तक थी, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक की साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, चला था। और इसमें 79 लोग थे, 241 मील की यात्रा, 385 किलोमीटर, 24 दिन का समय लगा था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग खुश रहिए। ठीक, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।